शीतल जी, मैं आपसे इसलिए क्योंकि एक तो मैं अपने दर्शकों को कह दूं, शीतल जी आपके उसमें इधर काफी जानकारियां नई नई आ रही हैं, और खास करके अमेरिका के रेफरेंस में, मुकेश अंबानी जी के रेफरेंस में दो चीजें हो रही हैं। एक तो कुछ ऐसा जिस चीज की आशंका है कि भारतीयों के लिए एक डर है और भारत इस देश के लिए एक डर है। भारतीयों के लिए जो डर सबसे बड़ा मुझे लगता है वो इमिग्रेशन वाला है कि भाई जो गैर कानूनी रूप से लोग रह रहे हैं उनको निकालने की बात है, और जो उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात की है। पहले जो भारतीय जो वहां पे जो बच्चा पैदा होता था उसको नेचुरल ही वहां की सिटीजनशिप मिल जाती थी और ये बड़ा इंसेंटिव होता था। वो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अब हम उसको करेंगे। भारत के लिए जो दो मुझे बड़ा बड़ा वो लगता है, एक तो टैरिफ की बात है, उससे डर है, और दूसरा यह है कि जो वो नाटो की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाह रहा हूँ। नाटो में जिस तरह का सबको आशंका है कि वो यूक्रेन को बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लेफ्ट हाई एंड ड्राई, मतलब चलो चलो बेटा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, मैं हूं पीछे, मैं पीछे। यूक्रेन जब झगड़ा कर लिया, सब कुछ हो गया, तो वो धीरे से अपना, ऐसा लगता है कि वो, उनको लगता है कि अमेरिका का बहुत पैसा उसमें जा रहा है। मैं एक जगह इसलिए क्योंकि आपके ही उसमें वो बहुत डिटेल में है, अंबानी जी जब वहां जा रहे हैं तो अंबानी जी इस समय सबसे बड़े बेनिफिशियरी, जो हम रूस से तेल ले रहे हैं उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी अंबानी जी हैं। एक एक बड़ा जो हमारा कोटा है उसका एक बड़ा कोटा अंबानी जी के पास है, शायद 40% अगर मैं गलत नहीं हूं, और वो बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं, और उनका उनके पास जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसको जैसी आशंका यह है कि जब अमेरिका एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप वो कर लेंगे तो इसको रोकने की बात होगी। तो जो हिमांशु जी कह रहे हैं कि वहां जाके शायद वो एलन मस्क के साथ कुछ प्री नेगोशिएशन करके कुछ करके, क्योंकि स्टार लिंक भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको सरकार रोके हुए है, बहुत सी इस तरह से चीजें। मैं ओवरऑल जो आपकी आपकी जो अब तक समझ में आया है कि ट्रम्प जी भारतीयों के लिए और भारत के लिए कितना खतरा कितना अवसर। देखिए, ट्रंप के इस आगमन के समय हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि आज भारत की आर्थिक स्थिति क्या है। हम मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पिछले तिमाही के रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि हमारी जो भी कल्पनाएं थीं वो कोई साकार नहीं हो रही हैं, और हमें डॉलर के अगेंस्ट रुपी को गिरने से बचाने के लिए आरबीआई के हस्तक्षेप के बावजूद सफलता नहीं मिली है, और अब आरबीआई ने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि अगर वो इस पे कायम रहता तो उसका भंडार गायब हो जाता। और जो हमारा डिफरेंस है इस समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, वो डिफरेंस जो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है पर्टिकुलरली चीन के संदर्भ में, तो उसको लेके ये कठिनाई और बढ़ने वाली थी। जो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, हमारे टू व्हीलर की सेल्स, ट्रैक्टर की सेल, इवन कारों की सेल, सिर्फ एक बहुत छोटे लग्जरी एरिया को छोड़ दें, टॉप दशमलव में वो भी है, उसको छोड़ के बाकी सब में हमारी सेल्स बहुत बुरी तरह से डाउन है। तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्लगिश कंटिन्यूअस रही है पिछले 10 वर्षों में। तो हमारे पास सिवाय कृषि क्षेत्र में जो हमारे किसान अपने को जिंदा रखने के लिए जो मेहनत कर देते हैं, उससे 3-4% का एक बूम हर साल मिल जा रहा है। ये पूरी इकोनॉमी इस पर निर्भर है, और किसान को हम हरदम लात मार रहे हैं। जो अभी सत्तारूढ़ दल है वो उनसे झूठ बोलता है, उनकी कथित डबल इनकम की बात करता है, और उनकी कोई बात नहीं सुनता। वो बेचारे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन वगैरह कर रहे हैं। कुल मिला के हमारी कुल 2% की हिस्सेदारी है दुनिया के बाजार में। ये नोएडा के जो चैनल हैं बेशर्म, जिनको अब मैं कड़ा ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, इनको कोई शर्म नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु भाई ने कि आज यदि मनमोहन सिंह की सरकार रही होती और यही सब हुआ होता जो हो रहा है, तो आज ये लोग खा गए होते पूरी सरकार को और सबको। और अब इनमें मुर्दनी छाई हुई है, झूठ इधर से उधर गैदर कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शपथ ग्रहण से पहले उनके एनएसए ने आके यहाँ इनकी नाक रगड़वा के इनसे वो प्रेस स्टेटमेंट जारी करवाया, जिसमें इनसे स्वीकार करा लिया लिखित में। अब इन राइटिंग है कि हाँ, हमारे एक अधिकारी ने उस मामले में गड़बड़ी की। इससे जो आदमी वहां फंसा हुआ है, गुप्ता जो जेल में है, उसकी कठिनाई और बढ़ गई, और उसको कोई हमने काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया है। जिसको हमने यूज किया वो वहां मारा जाएगा इससे, वहां के मामले में। और कुल मिला के सरकार ने हथियार डाल दिए, और पूरी कोशिश हमारे विदेश मंत्री जी ने कर ली। वो गए थे न्योता लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ऐसा 2 लोगों के साथ हुआ। जेलेंस्की का ऑफिस भी लगातार 3 बार उसने प्रयास किया, और उसको भी घास नहीं डाली गई।
और ट्रंप ने अपने भाषण में कह ही दिया सबसे पहले मैं ये युद्ध बंद कराऊंगा। तो ट्रंप बिजनेस लाइन पे चलना चाह रहे हैं, उनका पूरा फोकस चाइना पे है। उन्होंने बहुत कोशिश की और अल्टीमेटली चाइना के वाइस प्रेसिडेंट वहां गए, जा रहे हैं, मतलब वो जो शपथ ग्रहण समारोह है। तो चाइना से चूंकि व्यापार घाटे का जो मामला है, पीपीपी में तो चाइना आगे है, जीडीपी में थोड़ा पीछे है, लेकिन जो ग्रोथ रेट चाइना के पास है और जो ग्रोथ रेट अमेरिका के पास है, इसमें ये गैप बहुत देर तक टिकेगा नहीं। और अगर 5-10 साल या 10 साल मिल गए चाइना को, तो वो जीडीपी में भी सुपरसीड कर सकता है। ये खतरा। दूसरे, चाइना ने इधर इस दौरान इन सारे सेक्टर्स में जो आप कह सकते हैं कि उच्च तकनीकी विकास के जो रिसर्च के सेक्टर्स हैं, उन सब में बहुत काम कर लिया है। अब उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटीज भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में उन पोजीशंस में है जिन पोजीशंस की यूनिवर्सिटियां दुनिया में मैटर करती हैं। रिसर्च के जितने पेटेंट वो दाखिल कर रहे हैं, उतने दुनिया में कोई नहीं नया दाखिल कर रहा है। यानी शोध के मामलों में वो अब दुनिया में इसमें भी सबसे आगे हो गए। तो अगर उनको 10 साल बिना लड़े भिड़े मिल गया, लड़ाई नहीं हुई उनसे, तो वो इन सारे क्षेत्रों में जो गैप है उसको यूरोप से और वेस्ट से वो कम कर लेंगे। इसलिए सारा केंद्रीकरण जो इस समय ट्रंप प्रशासन का है, वो चाइना से रिश्तों में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा करना जो अमेरिका के अनुकूल हो। ट्रंप एक व्यापारी है और वो इसी मुद्दे पर काम करेंगे, और इसमें उनको सबसे ज्यादा सहयोग एलन मस्क का मिलेगा। मस्क के व्यापारिक हित चाइना में बहुत गहरे हैं, बल्कि एक जो ब्रैनसन या ब्रैनन करके हैं पुराने ट्रंप के सहयोगी, वो तो उनको चाइनीज एजेंट कहते हैं, एलन मस्क को। वो कहते हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पेड सर्वेंट हैं। तो वो दो धाराएं हैं, खैर वहां मैं उसके डिटेल में जाना हमारे लिए कंफ्यूज करेगा। हम अपने भारत पे लौटते हैं। भारत के लिए इस समय बहुत जरूरी है कि ये झूठ का आवरण जो नोएडा चैनलों से आप पैदा करते हैं, इसकी जगह सच्चाई से देश को अवगत कराएं और सच्चाई के आधार पर सर्वदलीय सबकी भूमिका उसमें डालें। ये जो एक हमने कर लिया कि घर में भी दुश्मनी चल रही है, पड़ोसियों से है, झूठ से है, और घर में भी सारे विपक्ष से आप दुश्मन की तरह पेश आ रहे हैं, ये भारत को कहीं नहीं पहुंचाएगा। भारत को आज की परिस्थिति में सबकी सामर्थ्य की, एक यूनाइटेड फोर्स की और शांति, एक शांत भारत की जरूरत है। सांप्रदायिक हिंसा, क्षेत्रीय हिंसा और पड़ोसियों से हिंसा और हिंसा के वातावरण में चलने वाला देश कहीं नहीं पहुंचता। कोई नहीं पहुंचा है, हम भी नहीं पहुंचेंगे। आज अमेरिका को फिर से फाइनेंशियली ठीक करने के लिए ट्रंप भी हिंसा सब जगह खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो बहुत समर्थ हैं, जो हर चीज बनाते हैं। हम तो हर चीज खरीदते हैं। तो हमें तो बहुत जरूरी है कि हम अपना घरेलू वातावरण शांत करें, पड़ोसियों से मामले नॉर्मल करने की कोशिश करें, और हमारे जो स्लगिश इकोनॉमिक एरिया हैं उसमें झूठ और प्रपंच की जगह सिर्फ पब्लिक पर टैक्स बढ़ा के उनकी जेब काट लेने का जो आयोजन चल रहा है जीएसटी वगैरह के जरिए, उसकी जगह सचमुच में कुछ बेसिक लॉन्ग टर्म काम करें। वो तब करेंगे जब आपस में राजनीतिक वातावरण नॉर्मल होगा। दुश्मनी के वातावरण में लॉन्ग टर्म फैसले आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि हरदम आपको चुनाव का डर सताता रहेगा। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने है, अगर ये कंटिन्यू करती है, और ये तो बिल्कुल तय है कि यूरोप भी, अमेरिका भी, अब ये लोग निश्चित तौर पर बाहर से आने वालों के मामले में, ट्रंप की तो खैर पॉलिसी ही यही है, वो पॉलिटिकल उनका पॉलिटिकल पॉलिसी तो यही है उनकी, तो वो इसमें कठिनाइयां पैदा करेंगे। अब वो कठिनाइयां किस किस तरह से पेश आती हैं हमें भी नहीं पता, हम लोग कुछ इस अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो परिस्थिति थी वो तो नहीं रहने वाली जी। तो ये चीजें भारत के लिए नया चैलेंज करेंगी, नए चैलेंज और पैदा करेंगी। और इसमें हमें, अगर हम अपने वातावरण को ठीक नहीं करते तो मुझे नहीं पता कि हम कहां पहुंचेंगे। 2% की विश्व हिस्सेदारी और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या को साथ लेके चलने वाले देश के लिए बहुत कठिन चुनौती के रूप में डोनाल्ड ट्रंप इस बार आए हैं, और हमें बहुत डिटेल्स नहीं पता कि किस वजह से वो
मोदी कैंप को इतना निराश कर रहे हैं जिसने उनके लिए यहां से लेके अमेरिका तक घंटा घड़ियाल बजाए थे चुनाव में।